आज हम छोटे भाई की बात बड़े भाई से पहले करेंगे। मिस्टर अनिल अंबानी आजकल न्यूज़ में सारी गलत रीजंस की वजह से हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अनिल अंबानी अपने पिता या बड़े भाई जितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं हैं? शायद। मगर अनिल अंबानी की स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद एक दौर खत्म हो गया रिलायंस का। अब थी एक बड़ी सी कंपनी और दो भाई जो बंटवारा चाहते थे। क्यों का रीज़न आज भी अननोन है। स्पेकुलेशन है पावर, मनी और कंट्रोल। जब 2003 में अनिल अंबानी को बोर्ड से हटाया गया तो क्लियर हो गया था कि दोनों भाई के बीच में पावर को लेकर अनबन है। दोनों भाई सच में दुनिया हिला देते अगर साथ रहते तो, मगर होनी को कौन टाल सकता है। 2005 में हेविली पब्लिसाइज्ड बंटवारा हो गया रिलायंस का। मुकेश अंबानी के पास था रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड आईपीसीएल। अनिल अंबानी के पास था रिलायंस इंफोकॉम, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस कैपिटल एंड रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज। रिलायंस कम्युनिकेशन के सीडीएमए फ़ोन याद है आपको? उस ज़माने में इतने सस्ते कॉल्स दे पाना किसी भी कंपनी के बस की बात नहीं थी, मगर रिलायंस कम्युनिकेशन ने पॉसिबल कर दिखाया। देखते ही देखते हर दूसरे इंसान के पास रिलायंस कम्युनिकेशन का फ़ोन और नेटवर्क हुआ करता था। अनिल अंबानी वो थे जिनको लोग अपने पिताजी जैसे एम्बिशियस बुलाया करते थे। डरते नहीं थे वो किसी बड़े बिजनेस डिसीजन लेने से। इसीलिए 2008 में वो दुनिया के 6th रिचेस्ट आदमी बन गए थे। उनके बिजनेस जोरों शोरों से नाम और पैसा कमा रहे थे। इंडिया को अपना पहला यूथ आइकन मिल चुका था। अनिल अंबानी राज्यसभा के भी मेंबर बन चुके थे और उनका पॉलिटिकल करियर भी शुरू हो गया था। फिर उन्होंने जल्द ही एडलैब्स फिल्म्स की मेजॉरिटी शेयर्स खरीद के उसको रिलायंस मीडिया वर्क्स में तब्दील कर दिया। फिर उन्होंने बिग सिनेमास खरीद ली। 3 साल में देश भर में बिग सिनेमास के 700 से ज़्यादा स्क्रीन्स आ गए। ये सब चकाचौंध के बीच में वो अपने पुराने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, जो धीरे धीरे लॉस मेकिंग बनती जा रही थी। यस बैंक से उन्होंने 3,000 करोड़ का लोन लिया। यही आगे जाके यस बैंक के डूबने की सबसे बड़ी रीज़न बन गई। जहां मुकेश अंबानी अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस पे फोकस कर रहे थे और उससे तेज़ी से प्रॉफिट कमा रहे थे, वहीं अनिल अंबानी के कदम लड़खड़ाने लगे थे। एक के बाद एक गलत बिजनेस डिसीजन, ऊपर से इतने सारे नए वेंचर्स। मुकेश अंबानी की स्ट्रैटेजी क्लियर थी, अपनी सॉलिड बिजनेस से प्रॉफिट कमाओ और नए कंपनीज की शुरुआत करो। इसे कैश काउ कॉन्सेप्ट कहते हैं। दूसरी तरफ अनिल अंबानी के पास कोई कैश काउ नहीं था। वो लोन पे लोन लिए जा रहे थे अपनी कंपनीज को बचाने के लिए। रिजल्ट, कुछ सालों में उनके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा हो गया, 43,000 करोड़ का। अब उसे चुकाने के लिए वो अपनी कंपनीज बेचना शुरू करने लगे। 710 करोड़ में उन्होंने बिग सिनेमास बेच दिए कार्निवल सिनेमास को। आगे उन्होंने डीटीएच सर्विस, बिग एफएम और जी एंटरटेनमेंट जैसे वेंचर्स के मेजॉरिटी शेयर्स 1800 करोड़ में बेच दिए। अनिल अंबानी की मिस्टेक ये थी कि वो अपने पुराने मनी मेकिंग बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। रिलायंस कम्युनिकेशन पूरे देश में 2G और 3G नेटवर्क लेके आया था। अगर उस पर थोड़ा ध्यान दिया करते और 4G नेटवर्क इंडिया में लाते तो शायद आज अनिल अंबानी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक होते। सिर्फ इतना ही नहीं, वो काफ़ी रंगीन इंसान थे। महंगी गाड़ी खरीदना, सेलिब्रिटीज़ के साथ उठना बैठना, लैविश पार्टीज थ्रू करना, अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाना, ये सब उनके बैंकरप्सी के रीजंस थे। उनका डाउनफॉल शुरू हुआ जब जियो ने मार्केट को कैप्चर करना शुरू किया। रिलायंस कम्युनिकेशन के शेयर्स 98% खत्म हो गए। वो अब बहुत सारे कर्ज में डूब चुके थे। उन्होंने रिलायंस एनर्जी तक अदानी को बेच दिया 1800 करोड़ में। वो अपने कर्ज की वजह से जेल जाते जाते बचे, थैंक्स टू मिस्टर मुकेश अंबानी। अनिल अंबानी अब वो नाम नहीं रहे जो एक टाइम पे वो थे। लोग उनको कमाल का नेगोशिएटर बुलाया करते थे। अनिल अंबानी काफ़ी एम्बिशियस थे, मगर इतना काफ़ी नहीं है सक्सेसफुल बनने के लिए। क्या अनिल अंबानी वापस सक्सेसफुल बन पाएंगे? वेल, ये तो समय ही बताएगा। पार्ट 3 में हम मुकेश अंबानी की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।